नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूँ अशेषा अध्वर्यु। इस अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे मार्केट का कैसा एक्शन रहा। उसी के साथ हमारे गेस्ट जुड़ेंगे हमारे साथ जो आपके सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले बताते हैं मार्केट के एक्शन पर फोकस करेंगे। और शानदार तेजी रही भारतीय बाजारों में आज के ट्रेडिंग सेशन में। अक्रॉस सभी सेक्टर्स काफ़ी तेजी दिखाई दी। सबसे पहले इंडेक्स की बात करते हैं। निफ्टी 50 750 अंकों के ज़्यादा की रैली के साथ 23,300 के पार आज बंद होता हुआ नजर आया। सेंसेक्स की बात करें तो 2500 अंकों की रैली सेंसेक्स में दिखी। 76,468 पर सेंसेक्स क्लोज होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी काफ़ी एक्शन था। बैंक निफ्टी 2000 अंकों की तेजी के साथ 50,980 लेवल्स पर क्लोज होता हुआ नजर आया। सभी सेक्टर्स, सभी इंडस्ट्रीज में शानदार तेजी दिखी। इन पर्टिकुलर कुछ सेक्टर्स की बात कर लेते हैं तो बैंकिंग शेयरों में आज काफ़ी तेजी थी। निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स की तो हमने बात की ही। उसी के अलावा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी काफ़ी तेजी थी। पीएसयू बैंक्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, एसबीआई जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पर काफ़ी एक्शन दिखा। बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक तो 10 से 12% की तेज़ी के साथ आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोज होते हुए नजर आए। इसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी थी। कई स्टॉक्स थे जो ऑल टाइम हाई लेवल्स पर थे। अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, एनटीपीसी ऑल टाइम हाई लेवल्स पर आज ट्रेड होते हुए नजर आए। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की बात करें तो मॉइल में आज काफ़ी तेज़ी थी। कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए जिसके चलते करीब 5 से 6% की तेज़ी माइनिंग काउंटर मॉइल में दिखी। इसके अलावा आईआरबी इंफ्रा प्राइस हाइक्स लिए एनएचएआई ने 5% के, जिसके चलते आईआरबी इंफ्रा में भी आज काफ़ी एक्शन दिखा। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स थे जो ऑर्डर विंस के दम पर फोकस में थे। एक था आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, करीब 5% की तेज़ी उस स्टॉक में दिखी। 2500 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले। अशोक बिल्डकॉन को भी नया ऑर्डर मिला 2200 करोड़ का, जिसके चलते यहाँ पर भी 5% की तेज़ी दिखी। कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो सूजलॉन 5% की अपर सर्किट में लॉक्ड था। आज एक रिपोर्ट आई थी मॉर्गन स्टैनली की, उन्होंने इनिशिएट किया कवरेज ओवरवेट की राय के साथ, जिसके चलते इस स्टॉक में भी काफ़ी एक्शन दिखा। कोल इंडिया प्रोडक्शन का डेटा आया, 7% की बढ़त ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मई के महीने में दिखी। तो कोल इंडिया में भी आज काफ़ी एक्शन था, करीब 6 से 7% की तेज़ी कोल इंडिया पर भी दिखी। तो मार्केट में काफ़ी एक्शन था, लेकिन इस बीच हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ चुके हैं जो हमारे सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले हम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के द्वारा अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे गेस्ट उन सवालों का जवाब आसान तरीके से आपको बता सकते हैं, जिसके चलते आप अच्छी तैयारी बाजारों के लिए, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे गेस्ट को जोड़ लेते हैं जो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। विवेक करवा जी वृद्धि इन्वेस्टमेंट के हमारे साथ जुड़े हैं और उसी के साथ किरण जानी जी जैनम ब्रोकिंग के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। विवेक जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। इलेक्शन का आउटकम तो कल आएगा। एग्जिट पोल के नतीजों के दम पर बाजार में आज भारी तेजी दिखी। अक्रॉस द बोर्ड सभी इंडस्ट्रीज, सभी सेक्टर्स पर तेजी दिखी। लेकिन इंडेक्स पर क्या राय बनती है? कल काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन अगर इंडेक्स की बात करें तो कल के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए? गुड आफ्टरनून शेषा और किरण जी दोनों को। देखिए, जो एग्जिट पोल के कारण बाजार में मूवमेंट आया है, तो एग्जिट पोल करीबन समझ लीजिए कि 340 सीट एनडीए को प्लस और माइनस 20 सीट तरह तरह के एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं। और अगर समझ लीजिए कि नतीजे उसी प्रकार आते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल का जो नतीजा है उसका तो आज हमने फैक्टर इन कर लिया बाजार में। तो अगर सेम नंबर्स आते हैं तो मुझे लगता है कि कल बाजार इतना बड़ा रैली नहीं दिखाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और कोई अगर सरप्राइज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस बेसिस पे बाजार एक बड़ा मूवमेंट आपको दिखा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर कल जैसे मैंने कहा, अगर एनडीए को 340 या 350 आती है तो मेरे हिसाब से बाजार में हो सकता है कि सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आए, ये मेरा गट फीलिंग है। लेकिन थोड़ी सी मीडियम टर्म आप अगर देखो तो ये तो बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू बोल रहा हूँ मैं, खाली कल का।
और अगर मीडियम टर्म व्यू देखो तो वापस यही सरकार आना, पॉलिसी कंटिन्यूएशन होना, जो जो अभी तक ग्रोथ देख रहे थे वैसे ही अगर होता है तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में बाजार बहुत अच्छा करने वाला है। और मेरा इमीडिएट टारगेट करीबन 24,000 रहेगा निफ्टी पे। तो 24,000 इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत हद तक एफआईआई अभी भी शॉर्ट बैठे हैं। और अगर कल सही में नतीजे अच्छे आ जाते हैं, 350 के ऊपर आती है अगर सीट्स, तो मेरे हिसाब से 24,000 बहुत ही वाजिब है। 350 से ज़्यादा अगर एनडीए को सीट्स मिलती है तो 24,000 निफ्टी पर हम देख सकते हैं। एक राय बैंक निफ्टी पर भी ले लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आज काफ़ी तेज़ी दिखी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी तेज़ी थी। एक टेक्निकल राय ले लेते हैं निफ्टी बैंक पर। किरण जी, आपसे पूछना चाहूँगी, कल के लिए अगर रणनीति बनानी होगी तो बैंक निफ्टी के चार्ट्स से क्या निकल कर आ रहा है? गुड गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो अब तक बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस के अंदर ट्रेड कर रहा था। अब आज की जिस तरह से एग्जिट पोल के हिसाब से हमने देखा कि मार्केट में चारों तरफ एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग और उसके बाद सस्टेन भी किया था, तो कहीं ना कहीं तेजी कंटिन्यू रहेगी। अब कल रिजल्ट ऑलमोस्ट फैक्टर हो चुका है, ऐसा लग रहा है 350 370 तक की सीटें हमें लग रहा है कि एग्जिट पोल के हिसाब से फैक्टर हो गई है। अब कल अगर कुछ सरप्राइजिंग आता है, इससे ज्यादा या इससे कम सीट आती है, तो हमें आइदर साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज कल के सत्र के अंदर जो हमें लेवल्स देखने रहेंगे वो आज का जो बैंक निफ्टी का लो है वो ध्यान में रखना है। अगर कल 50,200 300 का जो जोन है वो अगर ब्रेक होता है, क्योंकि 50,300 के आसपास हम देख रहे हैं कि प्रीवियस टाइम भी जो ऑल टाइम हाई बना था फ्यूचर्स के लेवल वो वहीं पे ही थे। तो 50,200 से 300 एक क्लस्टर सपोर्ट रहेगा कल के दिन के लिए। अगर मार्केट उसके नीचे ओपन होता है या तो उसके नीचे फिसलता है तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 50,200 का भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। जब तक उसके ऊपर है, देयर आर चांसेस कि हम ऊपर के लेवल में एक अच्छी खासी खरीदारी देख सकते हैं। और सिलेक्टिव बैंक्स आज हमारे जो हम कॉल शेयर करेंगे एंड ऑफ द डे, वहां पे कहीं ना कहीं हमने बैंकिंग सेक्टर को भी ध्यान में रखा है। तो जैसे आप देखोगे कि एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, वहां एक अच्छा खासा हमें ऊपर की तरफ का रुझान देखने को मिल रहा है। तो बैंकिंग क्षेत्र में आने वाले समय में एक अच्छा टाइम रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स के ऊपर रहेगी। ठीक है, तो ये राय थी बैंकिंग स्टॉक्स पर और निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स पर। हमारे दर्शकों ने हमारे लिए सवाल भेजे हैं। जैसे हमने बताया, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं और हमारे गेस्ट आपके लिए उन सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले उषा जी ने हमारे लिए सवाल भेजा है IREDA इरेडा पर। रिसेंटली लिस्टेड एंटिटी है, पावर फाइनेंसियर कंपनी है, और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो कंपनी के जो पीयर्स है PFC REC उसमें 10 से 12% की तेज़ी दिखी थी। उषा जी के पास 125 शेयर है इरेडा के, जो उन्होंने 166 के रेट पर खरीदे थे। अभी तो स्टॉक 192 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल राय ही ले लेते हैं क्योंकि ये रिसेंटली लिस्टेड एंटिटी है, शायद चार्ट्स नहीं बता पाएंगे। तो टेक्निकल फंडामेंटल राय ले लेते हैं। विवेक जी, क्या राय रहेगी इरेडा पर? देखिए, कंपनी बहुत बढ़िया है। और जिस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी का मामला है, मुझे लगता है कि आगे चल के अब बहुत, देखिए आज का शो बहुत बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट व्यू कोई भी नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं, क्योंकि कल क्या नतीजे आएंगे उस पर डिपेंड करता है। और अब मैं एग्जिट पोल के अनुसार ही अगर जाऊं तो मुझे लगता है कि इरेडा और जितने भी PSU मतलब बैंक्स चाहे ले लो या फिर कोई भी PSU सेक्टर ले लो, ओवरऑल सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे करने वाले हैं, क्योंकि यही अगर सरकार रिपीट होती है तो इरेडा उसमें सरकार का अगला जो फोकस है वो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी रहने वाला है। तो उस बेसिस पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक आगे चल के भी अच्छा करेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है और पॉजिटिव सेंटिमेंट के कारण आज भी स्टॉक ऊपर गया है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर किसी को फ्रेश लेना है तो एवरी डिप पे लीजिए, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इसको होल्ड कर सकते हो आप। ठीक है, तो इरेडा पर ये राय, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक काफ़ी अच्छा है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखें तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो थोड़ा डिप का आप अभी इंतज़ार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए अखिलेश जी ने अलवार से क्वेश्चन भेजा है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पर। उनके पास 2000 शेयर है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के और 120 रुपये प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे थे। अभी देखें तो उनको करीब 22,000 का नुकसान है इस होल्डिंग पर। टेक्निकल राय ले लेते हैं। किरण जी, आपसे पूछना चाहूँगी, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पर चार्ट्स पर क्या राय बनेगी? सो अपोलो माइक्रो सिस्टम के अगर हम चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं उसकी जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 100 और 200 डेज मूविंग एवरेज है
उसके बीच में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप उसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट देखोगे तो 110 112 के आसपास का उसका सपोर्ट था, जिसको ब्रेक करके स्टॉक ने रिसेंटली 96 तक के लेवल भी बनाए थे, जहां पे उसको 200 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर स्टॉक है विद नेगेटिव बायसनेस, बट ओवरऑल जिस तरह से मार्केट में एक तेजी का माहौल है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। एज ऑफ नाउ उनको 98 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर 98 का लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस है यहाँ पे एक और गिरावट आ सकती है। तो 98 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए, और ऊपर में वापस एक बार आप चेक कर लेना, जैसे ही ये स्टॉक 120 125 के आसपास जाता है तो अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर लेना। तो एज ऑफ नाउ 120 125 के टारगेट के लिए 98 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 120 से 125 लाख के टारगेट अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पर और स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, गंधार ऑयल की बात करते हैं। सूरज पाटिल जी ने हमारे लिए प्रश्न भेजा है। उनके पास 800 शेयर है गंधार ऑयल के, जो उन्होंने 370 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे थे। उनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है इस होल्डिंग पर। फंडामेंटल व्यू ले लेते हैं। विवेक जी, आपके पास आना चाहूँगी। कंपनी के फंडामेंटल्स देखें और अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इस स्टॉक पर क्या राय बनती है? देखिए, मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, क्योंकि पहली चीज वैल्यूएशन वाइज आप अगर स्ट्रिक्टली देखो तो काफी लो वैल्यूएशन दिखता है स्टॉक। लेकिन आप अगर ओवरऑल फंडामेंटली देखो तो कंपनी का बोरोइंग्स कुछ ज्यादा लगता है मुझे। तो उसके लिए एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है। और इसका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है जनरली ऑन दी हायर साइड है। तो जैसे मैंने कहा, वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, इसके लिए हो सकता है कि डाउनसाइड इसमें लिमिटेड हो। लेकिन आप अगर इसको लेते हो तो थोड़ा आपको इसको समय देना पड़ेगा बैक टू परफॉर्मेंस आने के लिए। तो डाउनसाइड कम है, लेकिन अपसाइड भी इमीडिएटली नहीं आएगी। तो उस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि आप अगर लंबा समय दे सकते हो तो इसको लीजिए, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो अगर आपका नज़रिया लंबा समय तक का है तो आप शायद होल्ड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ज़्यादा कुछ फंडामेंटल्स भी इंटरेस्टिंग नहीं नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अमर जी ने कोलकाता से हमारे लिए एक प्रश्न भेजा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के उनके पास 1000 शेयर हैं, जो उन्होंने 132 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। अभी देखें तो थोड़ा सा मुनाफा उनका है इस होल्डिंग पर। टेक्निकल्स पर राय ले लेते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है उनका, किरण जी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की बात करेंगे। 132 रुपये प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे थे, तो अमर जी के लिए क्या राय बनेगी? और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जैसे तेजी बनी हुई है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। रिसेंटली हमने देखा था कि 50 दिन की और 100 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट होके हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको थोड़ा होल्ड रखना चाहिए। जो ये ओवरऑल स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है वो 120 का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो मेरे हिसाब से 120 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, इमीडिएट लेवल पे 150, और जैसे ही 150 का लेवल क्रॉस होता है यहाँ पे 180 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो एज ऑफ नाउ 120 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली इनको इंडिया बुल रियल एस्टेट होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो 120 के लॉस के स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करना चाहिए, ये राय थी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर। आगे बढ़ते हैं, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। आज निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स में अच्छी खासी तेज़ी दिखी, और अंकुर शर्मा जी ने हमारे लिए प्रश्न भेजा है येस बैंक पर। उनके पास 500 शेयर है, जो उन्होंने 31 रुपीज़ 31 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। अभी देखें तो 23.6 दाम के रेट पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो उनको करीब 3,500 से 4,000 रुपये का नुकसान इस होल्डिंग पर है। फंडामेंटल्स पर देखें तो सबसे पहले फंडामेंटल राय ले लेते हैं। विवेक जी, आपसे पूछना चाहूँगी, येस बैंक फंडामेंटल्स पर कैसा है? देखिए, येस बैंक आप अगर स्ट्रिक्टली फंडामेंटल्स देखो तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पोर्टफोलियो में भी है, ये पुरानी गलती की हुई है, वो वाले स्टॉक्स पड़े हैं, तो फ्रेश मैं नहीं लूंगा। और कारण देखिए, जो रेट अभी है करीबन 23-24 के बीच में भी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 70-1,000 करोड़ होगा। और इसमें जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है ये करीबन 3,000 है। अब आप मतलब ये कैलकुलेशन है कि आप जहां तक आप 3,000 करोड़ कंपनी में नहीं कमाते हो साल का, आपको 1 रुपया ईपीएस भी नहीं बनता है। मतलब बहुत ही क्या बोले, बहुत ही आउट परफॉर्मेंस फंडामेंटली, या फिर जो रिजल्ट्स में कंपनी को दिखाना होगा तब जाके ये अच्छा करेगा। तो
ज्यादा है वैल्यूएशन, मुझे लगता है कि 28-30 रुपए आए तो उस समय आपको निकल जाना चाहिए। 28 आ सकता है, हाँ 28 आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी जरूर। ठीक है, तो फंडामेंटली देखें तो यस बैंक में इतना पॉजिटिव नजरिया नहीं है हमारे गेस्ट का, लेकिन एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं यस बैंक पर। स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम दिखा है पिछले कुछ महीनों में, तो टेक्निकल राय ले लेंगे। किरण जी, आपसे पूछना चाहूंगी, यस बैंक उन्होंने 31 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे, अभी तो नुकसान है, लेकिन क्या 31 का भाव आ सकता है यस बैंक पर? सो ओवरऑल अगर यस बैंक के चार्ट की हम बात करें तो वीकली चार्ट के ऊपर एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें कहीं ना कहीं 18 रुपए के आसपास देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक में वन साइड रैली 25 तक आई, वहां से रीटेस्टिंग किया 22-23 का लेवल, वहां से हमने देखा कि 32 तक की एक रैली आई थी। आई गेस उसी रैली के अंदर इन्होंने लिया है और इट वाज द टॉप ओनली। अब वहां से जिस तरह का करेक्शन आया है, वापस इसने मल्टीपल टाइम 20-21 के लेवल को रीटेस्ट करके हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम तो किया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो वीकली चार्ट के हिसाब से या मंथली चार्ट के हिसाब से स्ट्रांग है, लेकिन इनको समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में या तो एक दो महीने में ये लेवल आ सकता है। ओवरऑल जिस तरह का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, मंथली चार्ट के ऊपर भी 23 के ऊपर सस्टेन है स्टॉक, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना है। हालांकि 32 रुपीज से 20 रुपए बड़ा एक परसेंटेज स्टॉप लॉस है, 33% का स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट, बट जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, मेरे हिसाब से 20 रुपए के स्टॉप लॉस से आप होल्ड रखिए और वापस इनको कहीं ना कहीं आने वाले 6 से 8 महीने में 32 प्लस के टारगेट यस बैंक के ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल्स पर यस बैंक पर ये राय थी, 32 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, अभी के लिए होल्ड की राय आपके लिए। अंकुर जी, हम आपके लिए दोनों ही राय लेकर आए, टेक्निकल्स और फंडामेंटल पर। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, वीआईपी शेयर। विवेक जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। बाजार कल वॉलेटाइल रह सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स पर देखें तो वीआईपी ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? शेषा, मैंने जब मतलब आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर पूछा था, मैंने ये बोला कि आज के लिए कोई वीआईपी स्टॉक नहीं है, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है और कैसा रिजल्ट आता है उस बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। और ज्यादातर जैसे मैंने कहा, अगर 250-350 सीट आती है तो वो तो आज आज हम लोग मूवमेंट ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर भी एक सेक्टरल बेट देखना चाहूंगा मैं। आज हमने देखा है कि पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छे किए हैं। मुझे लगता है कि कल अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं एज पर एक्सपेक्टेशन, आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे क्लोजली नजर रखनी चाहिए। अगर इकोनॉमी यहाँ से बाउंस बैक दिखाती है, मार्केट्स अच्छे करते हैं और ओवरऑल जितने भी इकोनॉमिक नंबर्स है ये इंप्रूवमेंट होते हैं, तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आज के दिन पीएसयू के मुकाबले इतने चले ही नहीं है। तो वहां पे आपको क्लोजली एक नजर रखनी चाहिए। स्पेसिफिक स्टॉक्स कल के बाद में तो रोज डिस्कस करते ही रहेंगे। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक स्टॉक आइडिया नहीं है, लेकिन पीएसयू बैंक्स में आज तेजी दिखी, तो कल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तेजी दिख सकती है। किरण जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? सो ओवरऑल कल एक बड़ा गैप अप एक्सपेक्टेड है डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं अगर चांस मिलता है तो जो लेवल्स के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से लेवल वाइज ही लोगों को बाई सेल करना चाहिए, नहीं कोई गैप अप को चेस करना चाहिए। सो दो स्टॉक है, एक बैंकिंग की तरफ से है और दूसरा मेटल की तरफ से। तो पहला जो स्टॉक है वो इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक का डेली चार्ट आप देखोगे तो एक बड़ा सा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के वर्ज पे था। 570-580 का उसका एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, जो आज एक गैप अप के साथ डेफिनेटली क्रॉस किया हुआ है। आज का क्लोजिंग आप देखोगे तो 608-605 के बीच में है। तो कोई भी गिरावट आती है अगर मार्केट प्राइस पे अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली लॉन्ग करके जाना चाहिए। 580 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है और कहीं ना कहीं एक दो दिन में आप 650 तक के टारगेट इंडियन बैंक के अंदर देख सकते हो। नेक्स्ट जो कॉल है वो जेएसडब्ल्यू स्टील है। मेटल के अंदर हमने देखा था कि कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ आया था। अब उस सेल ऑफ के अंदर से अपने जो रिसेंट मूविंग एवरेजेस है उसको रीटेस्ट करके स्टॉक वापस हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम कर रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर मैं बात करूं तो इंट्राडे चार्ट के ऊपर एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है और डेली चार्ट के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस भी है। तो 910 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 950 तक के हमारे टारगेट रहेंगे और 894 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो जेएसडब्ल्यू स्टील और इंडियन बैंक हमारी तरफ से दो प्रिफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है, तो किरण जी की तरफ से दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, जेएसडब्ल्यू स्टील और यस बैंक। किरण जी और विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।